पॉलिटिकल थ्योरी बुक का एक और बहुत ही शानदार चैप्टर सिटीजनशिप, इसका आज हम रैपिड रिवीजन करने वाले हैं। ये चीज यार हम बचपन से कभी ना कभी सुनते हुए आ रहे हैं। मतलब अलग अलग तरीकों से आपसे पूछा जाता है कि आपका घर कहाँ पर है, आपके घर में कितने मेंबर हैं, आप किस स्टेट को बिलोंग करते हो, आप किस स्कूल जाते हो। आपसे पूछा जाता है कि भाई आप किस पर्टिकुलर प्लेस से लिंक्ड हो। लेकिन जब इसी बात को हम बड़े लेवल पे करते हैं, हम बात करते हैं सीधे सीधे कंट्री की कि आप किस कंट्री को बिलोंग करते हो, तो वहां पर फिर हम सिटीजनशिप वर्ड को यूज करते हैं। आपने सुना होगा लोग बोलते हैं कि मैं जर्मन हूं, मैं फ्रेंच हूं, मैं ब्रिटिश हूं, और हम बोलते हैं कि हम इंडियन हैं। सिटीजनशिप का मतलब ही होता है फुल एंड इक्वल मेंबरशिप। पूरी कंप्लीट मेंबरशिप मिल रही है, इक्वल मिल रही है। मतलब जिस जिसको मिलेगी सबको इक्वल मिलेगी, कोई ऊपर नहीं है कोई नीचे नहीं है। किस चीज की? एक पॉलिटिकल कम्युनिटी की, मतलब एक कंट्री की। अगर आप किसी भी कंट्री की बात करते हैं, कंट्री का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक बॉर्डर्स हैं और उसको गवर्न करने के लिए कोई गवर्नमेंट है। मतलब एक पॉलिटिकल कम्युनिटी आपने बनाकर रखी हुई है। वहां डेमोक्रेसी है तो वहां पर इलेक्शंस वगैरह भी होते रहेंगे। तो आप उसी पर्टिकुलर आइडेंटिटी को फॉलो करते हैं, उसी टेरिटरी में आप रहते हैं। उससे बाहर अगर आपको जाना है तो पासपोर्ट वीजा आपको लग सकता है। आपकी गवर्नमेंट आपके बारे में सोचेगी, किसी और की कंट्री की गवर्नमेंट आपके बारे में इतना नहीं सोचेगी। तो एक पॉलिटिकल कम्युनिटी का आप हिस्सा है। तो जब उसकी आपको मेंबरशिप मिल जाती है तो बोल सकते हैं कि आप वहां के सिटीजन हैं। इंडिया की गवर्नमेंट कोई भी लॉ बनाएगी आपके लिए बनाएगी, इंडिया में कुछ भी होगा उसका इंपैक्ट आपको पड़ेगा क्योंकि आप एक इंडियन है। तो यही चीज हम सिटीजनशिप में बहुत अच्छे से देखेंगे। स्टेट क्या करता है? अपने मेंबर्स को ना एक कलेक्टिव पॉलिटिकल आइडेंटिटी देता है, अलग अलग नहीं देगा, सबको एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। जैसे अगर हर एक इंडियन है तो उसको अलग अलग चीजों से नहीं बुलाया जाएगा, उन्हें इंडियन बुलाया जाएगा। कोई जर्मनी का है तो उन्हें जर्मन बुलाया जाएगा, और सर्टेन राइट्स दिए जाते हैं। इंडिया में आप रहते हो, हमने राइट्स चैप्टर में पढ़ा हुआ है, फंडामेंटल राइट्स हमें मिले हुए हैं, हमारे वो अधिकार है, वो हमसे कोई नहीं छीन सकता। तो आपको सर्टेन राइट्स भी प्रोवाइड करे जाते हैं। अब क्या होता है, जो ये मेंबरशिप है ना, ये फुल होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो लोग जो स्टेटलेस हैं, स्टेटलेस का एग्जांपल क्या होगा? रिफ्यूजीज। जैसे बांग्लादेश में क्राइसिस हुए, वहां के लोग इंडिया आ गए, वो रिफ्यूजी बनकर आ गए, उन्हें हमारी शरण ले ली क्योंकि उनके कंट्री में उनको प्रॉब्लम हो रही थी। कई बार ऐसे में एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं, लोग रिफ्यूजीज बनते हैं। जब पार्टीशन हुआ था इंडिया का पाकिस्तान का, तो उस समय भी बहुत सारे लोग रिफ्यूजी बन गए थे। कुछ को पाकिस्तान में जाना था लेकिन उस समय वो इंडिया में ही रह गए थे, बहुत सारे इंडिया में थे जिन्हें पाकिस्तान में जाना है। तो ये प्रॉब्लम बहुत हमें देखने को मिल रही थी। ठीक है, फिर इलीगल माइग्रेंट जो इलीगल तरीके से आ जाते हैं, इनके पास राइट्स नहीं होते, कोई भी गारंटीड राइट्स नहीं होते। इन लोग अपनी लाइफ में बहुत प्रिकेरियस, मतलब बहुत प्रिकॉशन के साथ इनको जीना पड़ती है, क्योंकि इनके पास कोई भी प्रॉपर मेंबरशिप नहीं है, प्रॉपर राइट्स नहीं है, और इसलिए लोग मेंबरशिप के लिए स्ट्रगल करते हैं। इसलिए फुल मेंबरशिप होना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब अगर हम सिटीजनशिप के बाद के राइट्स की बात करते हैं, तो डेमोक्रेसीज में, डेमोक्रेसीज जितनी भी हैं, जहां पर भी डेमोक्रेसी फॉलो होती है, तीन राइट्स हमें देखने को मिलते हैं। हमने राइट्स वाले चैप्टर में भी देखा हुआ है। पॉलिटिकल राइट्स जैसे राइट टू वोट, सिविल राइट्स जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच बिलीफ, सोशियो इकोनॉमिक राइट्स जैसे राइट टू मिनिमम वेज, राइट टू एजुकेशन। ये आपके राइट हैं, ये आपके हक हैं, इन्हें आपसे कोई नहीं छीन सकता। ये राइट्स ना सिर्फ फ्री में नहीं मिल जाते हैं, ये हमने जीते हैं, बहुत स्ट्रगल्स हुए हैं, उसके बाद इन राइट्स को जीता गया है। एग्जाम्पल्स में आप एग्जाम में लिख सकते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट जो एशिया अफ्रीका में देखने को मिले थे। हमने बोला था ब्रिटिश यहां से जाओ, आपने हमको कैप्चर किया हुआ इंडिया को, हम आपकी गुलामी नहीं सहन करेंगे। ऐसे अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग लोगों ने इन्वेट किया, हमने उनके खिलाफ आवाज उठाई। फिर ब्लैक अफ्रीकन का जो स्ट्रगल हमें देखने को मिलता था साउथ अफ्रीका में, अपार्थीड, हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है। नेल्सन मंडेला जी का नाम सामने आता है, हम अलग अलग चैप्टर में बार बार ये चीज देखते हैं, अंटिल द 1990s। तो अलग अलग एग्जाम्पल निकल कर आते हैं। तो ये मजाक में चीजें नहीं मिल गई हमको, हमने इसके लिए बहुत मेहनत करी है। स्ट्रगल ऐसा नहीं है कि अब कंप्लीट हो चुके हैं, स्ट्रगल्स अभी भी चल रहे हैं। जैसे हमें विमेन के मूवमेंट देखने को मिलते हैं, हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। दलित मूवमेंट हमें इंडिया में देखने को मिलते हैं। जो भी इंडिया वाले लोग जिन्हें लोअर कास्ट में कंसिडर करते हैं, जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, वो आज भी अपने राइट्स के लिए लड़ रही है। तो स्ट्रगल खत्म नहीं हुआ है। बात वही है, स्ट्रगल्स का एम सिंपल है, इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। अच्छा, अब सिटीजनशिप का ये मतलब नहीं होता है कि आपकी कंट्री आपको देती जाएगी, आपके भी ऑब्लिगेशंस होते हैं। ऑब्लिगेशन मतलब आपकी भी ड्यूटीज हैं, आपका भी फर्ज है, आपको भी कुछ करना पड़ेगा।
और इसमें सिर्फ लीगल ड्यूटीज नहीं आती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दी गई हैं या जो लीगलाइज्ड है, सिर्फ वही ड्यूटीज आपको फॉलो करना है। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स के साथ फंडामेंटल ड्यूटीज भी मेंशन्ड है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं चीजों को आपको फॉलो करना है, कुछ चीजें आपको अपनी मोरल से भी करना है। जैसे यहाँ दिया हुआ है आपका मोरल ऑब्लिगेशन भी है, कुछ चीजें सही हैं जो आपको करना पड़ेंगी। वो क्या है? जैसे जो ये हमारी कम्युनिटी की शेयर्ड लाइफ है, जो हम आपस में मिलके रहते हैं, कंट्री फॉर्म करते हैं, उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है। हम ट्रस्टीज हैं, ट्रस्टीज मतलब क्या होता है? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें कुछ चीजों के लिए भाई कंप्लीट ओनर तो बनाया गया है, लेकिन साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई है। जैसे कि किसी भी नेशन का कल्चर या रिसोर्सेस, आपको इंडिया के कल्चर को बचाना है, उसकी रिस्पेक्ट करना है, अपनी रिसोर्सेस को बर्बाद नहीं करना है, सेल्फिश मोटिव से काम नहीं करना है, हर एक इंडियन के लिए आपको काम करना है। तो ये शुरुआत होती है यार हमारे सिटीजनशिप की। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। अगला टॉपिक निकल के आता है फुल एंड इक्वल मेंबरशिप। फुल एंड इक्वल मेंबरशिप का मतलब तो हमने देख लिया, लेकिन जब रियल लाइफ में, हम प्रैक्टिकल लाइफ में बात करते हैं तो इसको हम प्रैक्टिस में कैसे लेकर आते हैं, इसका मीनिंग क्या निकलता है? सबसे पहले इनसाइडर्स एंड आउटसाइडर्स के बीच में हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। हर कोई तो आपके स्टेट का नहीं है, हर कोई तो आपके सिटी का नहीं है, बहुत सारे लोग काम के पीछे वहां पर आते हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, तो बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे जो बाहर से वहां पर काम के लिए आते हैं, उन्हें हम आउटसाइडर्स बोलते हैं। और आप वहीं पर रह रहे हैं तो आप इनसाइडर्स में काउंट होंगे। तो भाई बात बहुत सिंपल सी है कि जो रिसोर्सेस है ना वो बहुत लिमिटेड है। जॉब्स हो, मेडिकल केयर हो, लैंड हो, ये बहुत 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 लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि हर किसी के लिए चीजें अवेलेबल हैं। तो होता ये है कि जो आउटसाइडर्स है ना, कई बार इनके खिलाफ लोग आवाज उठाने लगते हैं, डिमांड करने लगते हैं कि इनको रोको, इनको आने से रोको, भले ही ये भी हमारे ही सिटीजन है। अगर कोई मध्य प्रदेश में रहता है या कोई, मैं बोलता हूं, राजस्थान में रहता है, दोनों इंडियन है, लेकिन हो सकता है कि राजस्थान वाले बोलने लग जाएं कि भाई एमपी वाले लोगों को भी आने से रोको, क्योंकि ये आ रहे हैं, हमारी जॉब्स खत्म हो रही हैं, या हमारे एजुकेशन पर दिक्कत आ रही है, हमारे बच्चों के लिए कॉलेज में सीट्स नहीं बच रही, कुछ भी हो सकता है। ये एक बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है? मुंबई फॉर मुंबईकर्स, जो मुंबई के लोग हैं मुंबईकर्स बोलते हैं। तो ये स्लोगन बड़ा फेमस है कि मुंबई सिर्फ मुंबई वालों की है, आप बाहर से आके हमारी चीजें हमसे मत छीनिए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें चलती हैं। तो माइग्रेशन वगैरह को देखो ऐसे रोका तो नहीं जा सकता, लोग इधर से उधर करते हैं क्योंकि हमारा राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। ये तो हमारा बेसिक राइट है ना भाई, हम जहां चाहे वहां जा सकते हैं, कोई मुझे रोक नहीं सकता अभी मैं कहीं भी अगर जाना चाहता हूँ इंडिया में। तो ये तो हमारा राइट है। अब बहुत सारे वर्कर्स है जो माइग्रेट करते हैं, जैसे आईटी वर्कर्स बेंगलोर जाते हैं, नर्सेस फ्रॉम केरला। भाई कंस्ट्रक्शन लेबर के लिए तो इधर उधर पूरे लोग इधर उधर जाते हैं, जो भी लेबर वगैरह हैं वो तो पूरे इंडिया में ट्रेवल करते हैं। तो जो लोकल पीपल है ना वो रेजिस्ट करते हैं, वो इस माइग्रेशन को पसंद नहीं करते, इसको रोकने की कोशिश करते हैं, इसको एक्सेप्ट नहीं करते। खास तौर पर तब बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते जब सामने वाले लोअर वेजेस पे काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। मतलब मान के चलिए मैं कोई काम करता हूं, बाहर से कोई दूसरे स्टेट से आया, दूसरे सिटी से आया, उसने बोला मैं सेम काम कम दाम पे कर दूंगा, तो ये चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, क्योंकि भाई मेरी अपॉर्चुनिटी ऐसे में जा रही है, ऑब्वियसली सामने वाला तो उसी को रखेगा ना जो पैसे कम ले रहा है। तो इन चीजों से दिक्कत होती है। अब कई बार क्या होता है, ये रेजिस्टेंस जो ये रोक रहे हैं, कोई चीजें पसंद नहीं आ रही, कई बार ये बहुत बढ़ जाता है। कई बार ये हमें पॉलिटिकल इश्यूज की तरफ ले जाता है। कई बार ऑर्गेनाइज, मतलब करा गया है, इसको ऑर्गेनाइज किया गया है सही से, वैसा वायलेंस वगैरह भी देखने को मिल जाता है इन आउटसाइडर्स के खिलाफ। इतना ही नहीं, हमें अनइक्वल ट्रीटमेंट भी देखने को मिलता है। माइग्रेंट्स भाई स्किल्ड भी हो सकते हैं, अनस्किल्ड भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है जो माइग्रेट कर रहा है वो बहुत ही स्किलफुल है। तो उनके बीच में भी लोग अलग अलग ट्रीटमेंट करते हैं। अगर कोई ऐसा है जिसके पास बहुत स्किल है तो बहुत इज्जत मिलेगी, कोई ऐसा है जिसके पास इतनी स्किल नहीं है तो भाई उसको इज्जत नहीं दी जाती। तो अनइक्वल ट्रीटमेंट, कोई गरीब है उसको भी इज्जत नहीं मिलती है, कोई अमीर है तो उसको इज्जत मिल जाती है। तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज होता है कि अगर कोई गरीब है या फिर अनस्किल्ड वर्कर है, तो क्या उनके पास सेम राइट नहीं होना चाहिए? सेम राइट टू लिव एंड वर्क एनीवेयर? अगर है तो फिर उन्हें इतना बुरे तरीके से ट्रीट क्यों किया जाता है? तो ये बहुत सारे ऐसे डीप क्वेश्चन है जो निकल कर आते हैं। अब थोड़ा हम इन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व वगैरह कैसे करते हैं, क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो ये तो हम यार पूरे पॉलिटिकल साइंस में ही पढ़ते हैं कि कोई भी अगर प्रॉब्लम है, डिस्प्यूट है, तो उसे हमें नेगोशिएशन करके, डिस्कशन करके ठीक करना चाहिए, ना कि फोर्स का यूज करके। तो सिटीजन भी यही करते हैं, वो प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन भाई ये प्रोटेस्ट वगैरह में ऐसा ना हो कि किसी को हार्म हो जाए, किसी की प्रॉपर्टी की, किसी की जिंदगी में हार्म हो जाए, ये सब ना हो।
बाकी हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं भाई, हम ग्रुप्स बनाते हैं, हम मीडिया का यूज करते हैं, हम पार्टीज को अपील करते हैं, हम कोर्ट वगैरह पहुंचते हैं, जिससे हम ऐसी पॉलिसीज बनवा पाए जिससे हमारा प्रॉफिट हो और अगर हमारा कोई भी नुकसान हो रहा है तो वो ना हो। गोल एक ही रहता है, फुल एंड इक्वल मेंबरशिप फॉर ऑल। एक तरफ तो आपने बोल दिया हम सब इंडियन है, आप बोल रहे हो पूरी मेंबरशिप आपको दे रहे हैं, लेकिन अगर ट्रीटमेंट ही सही नहीं मिलेगा तो ये चीज सही नहीं है ना। तो कोशिश यही करी जाती है। ऐसे तो जितने मैन इंडियन है उतने ही विमेन भी इंडियन है, लेकिन विमेन को सही ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। तो यही प्रॉब्लम की बात करी जा रही है। अच्छा, ये प्रॉब्लम ना सिर्फ इंडिया को लिमिटेड नहीं है, हमें यूएसए का एग्जाम्पल भी देखने को मिलता है। अगर आप बुक देखेंगे तो एक बॉक्स निकल के आता है, द स्ट्रगल अगेंस्ट सेग्रीगेशन यूएसए। इसको हम देखते हैं। सेग्रीगेट करना मतलब सेपरेट करना, अभी आप देखोगे समझ में आएगा। 1950s में हमें सिविल राइट्स मूवमेंट्स देखने को मिले, लोगों ने अपने राइट्स वगैरह की बहुत बात करी। किसके खिलाफ? बहुत ज्यादा हमें इनइक्वालिटी देखने को मिल रही थी ब्लैक पॉपुलेशन के खिलाफ, जो यूएस में रहते थे। मतलब यूएसए में वो लोग जो ब्लैक पॉपुलेशन है उनको बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन का फेस करना पड़ रहा था, डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा था, और डिस्क्रिमिनेशन के साथ साथ उन्हें सेपरेट करने का काम किया जा रहा था। वहां पर हमें सेग्रीगेशन लॉज देखने को मिलते थे। ये लॉज पता क्या करते थे? लीगल करते थे व्हाइट लोगों के लिए अलग अलग पार्क है, अलग थिएटर है, सारी चीजें अलग हैं, घर वगैरह अलग है, वहां पर ब्लैक वालों की एंट्री नहीं है। मतलब बिल्कुल ऐसा ट्रीटमेंट उन्हें देखने को मिलता था। यहां पर एक बहुत ही फेमस नाम है, आपने सुना होगा, वो निकल के आता है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इन्होंने इस मूवमेंट को लीड किया था, उन्होंने इन लॉज के खिलाफ आवाज उठाई थी। क्या बोला था उन्होंने? हर एक ह्यूमन इक्वल है ना, सबकी भाई सेल्फ वर्थ और डिग्निटी सेम है, कोई ऊपर नीचे नहीं है। इसके बाद दूसरी चीज क्या बोली थी इन्होंने? कि सेग्रीगेशन ना सोशल लेप्रोसी है। लेप्रोसी एक बीमारी होती है, ये बीमारी है, एक सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ी बीमारी का काम करती है। हिंदी में से हम कुष्ठ रोग बोलते हैं, आपने सुना होगा। बात सिंपल सी ये धीरे धीरे बॉडी को खाने लग जाती है। तो उनका ये कहना था ये सोसाइटी के लिए बिल्कुल सही नहीं है, लोगों को आइसोलेट करती है, उनकी जिंदगी बर्बाद करती है। ये चीज जो हम आइसोलेट करने का, सेग्रीगेशन का काम करते हैं, लोगों की जिंदगी खराब करती है। और ऐसा नहीं सिर्फ ब्लैक पीपल, जो व्हाइट कम्युनिटी है उनको भी ये खराब करती है, उनकी क्वालिटी भी बर्बाद करती है। आप सोचिए ना, आपने पार्क्स वगैरह बंद कर दिया, आपने दिया यहाँ ब्लैक पीपल नहीं आएंगे, व्हाइट लोगों का, आप सोसाइटी को डिवाइड करने का काम कर रहे हैं। तो एक वो सोसाइटी जो ऐसे डिवीजन में रहेगी, चाहे वो व्हाइट सोसाइटी हो, ब्लैक कम्युनिटी की सोसाइटी हो, कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती। इसकी उन्होंने बात करी, है ना। इनका कहना है कि आप ये जो आर्टिफिशियल बाउंड्रीज बना देते हो ना, इस चक्कर में ये कोऑपरेशन होने नहीं देता, लोग कोऑपरेट नहीं कर पाते। तो हमारे जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे, इन्होंने बोला कि भाई हमें पीसफुल तरीके से और नॉन वायलेंस, बिना लड़ाई झगड़े के रेजिस्टेंस करना चाहिए, इस चीज को हटाने का काम करना चाहिए। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक निकल कर आता है इक्वल राइट्स। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि भाई जो फुल मेंबरशिप है, इसे हर किसी को इक्वल राइट्स प्रोवाइड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, सारी चीजों को हम देखेंगे। कि भाई जो बेसिक राइट्स हैं क्या वो गारंटी करना चाहिए, जो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो गारंटी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, भले ही कोई फिर रिच हो या फिर पुअर हो। सबसे पहले द अर्बन पुअर, मतलब वो लोग जो अर्बन एरियाज में रहते हैं लेकिन उसके बाद भी गरीब है। स्लम ड्वेलर्स हो सकते हैं, स्लम वगैरह एरिया में जो लोग रहते हैं। स्क्वेटर्स मतलब क्या होता है? भाई जिनका कोई ठिकाना नहीं होता, ये ऐसे घरों में रहते हैं जिसके मालिक से इन्होंने परमिशन ही नहीं ली है। देखा होगा आपने, कुछ घर पड़े हुए हैं, वहां पर जाके अपना डेरा डालते हैं, वहां पर रहते हैं, परमिशन नहीं है ओनर की कोई। तो हम उन लोगों की यहाँ पर बात कर रहे हैं। इंडिया की ज्यादातर सिटी में यही लार्ज पॉपुलेशन बनाते हैं, ठीक है। ये नेसेसरी वर्क करते हैं, क्या करते हैं? ये हॉकर्स का काम करते हैं, डोमेस्टिक वर्कर, मैकेनिक्स, उसका काम करते हैं। लेकिन इसके बाद भी सोसाइटी इन्हें कोई अच्छी नजरों से नहीं देखती, है ना। इन्हें वेलकम नहीं किया जाता। अगर कोई भी क्राइम हो रहा है या फिर रिसोर्सेज का ज्यादा यूज हो रहा है, सब लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, इन लोगों पे ब्लेम डाल दिया जाता है, सीधे सीधे बोल दिया जाता है इन लोग के कारण ही हमारी सिटी डेवलप नहीं कर पा रही है ना। फिर यार इतना ही नहीं है, अगर आप इनकी जगह चले जाओगे जहां पर ये रहते हैं, स्लम वगैरह में आप चले जाओगे ना, आपकी आंखें ऐसी खुली की खुली रह जाएंगी, इतनी खतरनाक सिचुएशन होती है। आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना कि स्लम एरियाज की लाइफ कैसी होती है। सैनिटेशन नहीं है, वाटर नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। फिर यार लोग, ऐसा नहीं है कि इनके लिए कुछ करते नहीं है, जैसे अवेयरनेस वगैरह धीरे धीरे बढ़ रही है, हमारी गवर्नमेंट भी लीगल प्रोटेक्शन देने की कोशिश करती है, पॉलिसी बनाती है, एनजीओ वगैरह भी इनके लिए काम करते हैं। एग्जाम्पल क्या आता है? जो स्ट्रीट वेंडर्स है ना, उनके लिए नेशनल पॉलिसी बनी थी अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। क्या बनी थी? 2004 में, कि भाई इन्हें हमें रिकॉग्निशन प्रोवाइड करना है, इनको एकदम ऐसा ना लगे कि सोसाइटी में इनकी इज्जत नहीं है, हमें रेगुलेशन करना है, इनके साथ कुछ गलत ना हो, इनको अगर हम कुछ पॉलिसीज वगैरह प्रोवाइड कर पाए, और हरासमेंट वगैरह से भी इनको हमें बचाना है।
जो स्लम ड्वेलर्स होते हैं, स्लम वगैरह में रहते हैं, काम वगैरह फिर करते हैं, वो ऑर्गेनाइज करते हैं, अप्रोच करते हैं कोर्ट्स वगैरह को, है ना? खुद को जोड़ेंगे, साथ में आएँगे, कुछ भी करेंगे बट अपने राइट्स के लिए वो भी लड़ते हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर्ट का डिसीजन आया था, इसको याद रखिएगा, ओल्गा टेलिस केस 1985, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या रूल आउट किया? सुप्रीम कोर्ट ने बोला हमारा जो आर्टिकल 21 है विच इज राइट टू लाइफ, ये राइट टू लाइवलीहुड भी इंक्लूड करता है। बहुत सारे लोग हैं जो फुटपाथ वगैरह पर सोते हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उनको हटाने के बारे में सोच रहा था। उनका कहना था इनको हटाया जाएगा, यहाँ पर इनको नहीं रखा जाएगा। बहुत सारे लोग वहां पर काम करते हैं, अपने घर के बाहर ही कुछ कर रहे हैं, उनकी रोजी रोटी वहीं से चलती है। तो कोर्ट ने बोला कि राइट टू लाइफ में राइट टू लाइवलीहुड, मतलब जिस चीज से आप अर्न करते हैं वो भी आता है। तो इन लोगों को आप ऐसे नहीं हटा सकते। और अगर इन लोगों को आप हटा रहे हैं, इविक्ट कर रहे हैं, पेवमेंट डिवेलपर्स को, जो पेवमेंट वगैरह में रहते हैं, तो आपको इनको कोई और अकोमोडेशन देना पड़ेगा, कोई और रहने की जगह जहां पर इन लोग काम कर सके, रह सके, आपको करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा डिसीजन था हमारे सुप्रीम कोर्ट का। फिर बाकी जो मार्जिनलाइज्ड मतलब क्या होता है? जिन्हें सोसाइटी में कोई पावर नहीं है, कि कोई वॉइस नहीं है, लोग वॉइसलेस हैं, सोसाइटी इनको बिल्कुल नीचे स्तर पे देखती है, उन ग्रुप्स की बात करते हैं। तो जैसे ट्राइबल पीपल हो गए, फॉरेस्ट ड्वेलर्स हो गए, फॉरेस्ट वगैरह में रहने वाले लोग हमारे हो गए, वहां से अपनी रोजी रोटी चलाने वाले लोग हो गए, है ना? इनकी जिंदगी यार फॉरेस्ट और नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड करती है। ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत पहले से ही फॉरेस्ट वगैरह एरियाज को सैक्रेड मानती है, पवित्र मानती है, वहीं पर अपना गुजारा करती है। फॉरेस्ट वगैरह का बहुत बड़ा रोल है इनकी लाइफ में। लेकिन क्या होता है भाई, पॉपुलेशन बढ़ रही है, प्रेशर बढ़ रहा है ना? अब माइनिंग वगैरह होने लग गई, कमर्शियलाइजेशन पूरा इतनी तेजी से बढ़ गया है, टूरिस्ट इंडस्ट्रीज वगैरह आ रही हैं, तो इन्हें इन चीजों से बहुत ज्यादा खतरा है, इनकी जिंदगी पे सवाल आ रहा है। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ। हमने ऊपर ओल्गा टेलिस केस के बारे में बात करी, लेकिन ये ओल्गा टेलिस थी कौन? इनके बारे में आपको थोड़ा सा इकट्ठा करना है जानकारी अपने बुक्स से, गूगल से, और कमेंट्स में मुझे बहुत अच्छे से बताना है। और वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट में लिख दो प्रीमियम वीडियो। इसी बहाने यूट्यूब इस वीडियो को आगे पुश करेगा। आपके सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी को है तो वो हम हैं। बहुत सपोर्ट करिए, आपके सपोर्ट के बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अच्छा, अब पॉलिसी बना तो लो, लेकिन चैलेंजेस बहुत आते हैं भाई। अगर आप इक्वल राइट्स देना चाहते हैं तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि अलग अलग ग्रुप्स के जो नीड्स हैं वो भी अलग अलग हैं, सेम नहीं है। अलग अलग नीड्स हैं अलग अलग लोगों के, तो एक पॉलिसी सबके लिए सेम तरीके से काम नहीं कर सकती। इक्वल राइट्स का ये मतलब कभी भी नहीं होता है कि यूनिफॉर्म पॉलिसीज, कि मतलब एक पॉलिसी बना दी सबके लिए है, सबका भला हो रहा है, ऐसा नहीं होता। आपको हर किसी के बारे में अलग अलग तरीके से सोचना पड़ता है। हर किसी के नीड्स वगैरह अलग हैं। आपको अगर उनको प्रॉपर वो चीजें दिलवाना है, तो आपको पॉलिसीज में ये सारी चीजें देखना पड़ेगा कि लोगों के क्लेम्स या नीड्स क्या हैं, अलग अलग हैं, उनको कैसे हासिल करा जा सकता है। उसके बाद ही आप जेन्युइन इक्वालिटी लेकर आ पाएंगे। अब हम बात करते हैं टीएच मार्शल की थ्योरी की। एक बहुत ही फेमस ब्रिटिश सोशियोलॉजिस्ट रहे। इन्होंने सिटीजनशिप को 1950 में कैसे डिफाइन करा है उसको हम देखते हैं। इनका कहना है कि ये सिटीजनशिप जो है वो एक ऐसा स्टेटस है जहां पर जितने भी मेंबर्स हैं वो इक्वल है, और उनके राइट्स ड्यूटीज वगैरह सारी चीजें भी इक्वल है। ऑल फुल मेंबर्स आर इक्वल विद रिस्पेक्ट टू राइट्स एंड ड्यूटीज। कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है, राइट्स ड्यूटीज सबकी इक्वल है। ये बोलते हैं कि हम इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते कि सोशल क्लास हायरार्की है, मतलब सोसाइटी हमेशा किसी को ऊपर ट्रीट करती है, किसी को नीचे ट्रीट करती है। अब इंडिया का एग्जांपल ले लीजिए, कास्ट सिस्टम। अगर आप बाहर की बात करते हैं जहां पर कास्ट सिस्टम नहीं भी चल रहा है, तो आप रिच लोगों को अलग ट्रीट करोगे, पुअर लोगों को अलग ट्रीट करोगे। हो सकता है आप व्हाइट पॉपुलेशन को अलग ट्रीट करो, ब्लैक पॉपुलेशन को अलग ट्रीट करो, बहुत अलग अलग तरीके से हो सकता है। तो ये चीज है सोसाइटी में। लेकिन जब लोगों को हम सिटीजनशिप देते हैं, तो हम सोसाइटी में इक्वालिटी लेकर आते हैं, और इक्वालिटी इन चीजों को खत्म करने का काम करती है। इक्वालिटी से चीजें खत्म होती हैं, क्योंकि सबके पास अब इक्वल राइट्स हैं। अब कोई भेदभाव की फिर जगह नहीं बचती। तो यहां पर ना ये तीन काइंड्स ऑफ राइट की बात करते हैं कि तीन तरीके के राइट्स होना चाहिए। ये नेसेसरी है अगर आप एक डिग्निटी वाली जिंदगी जीना चाहते हैं। पहला निकल के आता है सिविल राइट, प्रोटेक्ट लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। दूसरा आता है पॉलिटिकल राइट, जहां पर हम बोलते हैं कि भाई इसके थ्रू लोग गवर्नेंस, मतलब डायरेक्टली गवर्नमेंट के साथ जो भी हो रहा है, पॉलिसीज वगैरह बन रही हैं या जो भी लोगों के वेलफेयर का काम हो रहा है, उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हो पाते हैं। और फिर सोशल राइट्स, इसकी वजह से उनको एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट वगैरह जैसी सारी चीजें मिलती हैं। ठीक है, तो ये तीन राइट्स बहुत नेसेसरी हैं, इनके बिना एक सोसाइटी अच्छे से
नहीं चल पाएगी। अगला टॉपिक है सिटीजन एंड नेशन। आज के समय में एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट निकल कर आया है नेशन स्टेट का। नेशन स्टेट का मतलब मैंने कई बार बताया है। स्टेट का मीनिंग सिंपल, बाउंड्रीज हैं जिसकी एक गवर्नमेंट है, हमें पता है कि भाई इस बॉर्डर को हमें गवर्न करना है। नेशन मतलब क्या होता है, वो लोग जिनकी सेम आइडेंटिटी है, वो किसी सेम कल्चर सेम हिस्ट्री को बिलोंग करते हैं, वो एक नेशन बनाते हैं। तो एक नेशन स्टेट का मतलब होता है एक ऐसी कंट्री जहां पर रहने वाले लोग अपने आप को सेम सा समझते हैं। वो समझते हैं कि हम सबका एक सेम कल्चर है, सेम बिलोंगिंग है, हम सब एक फैमिली, एक बड़ी फैमिली का पार्ट है। तो नेशन स्टेट वगैरह बनने लग गए। ये नेशन स्टेट की यहाँ बात हो रही है, इवॉल्व कब हुए, कुछ इवेंट्स के बाद, जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789, इन सब के बाद ही हमें देखने को मिले। नेशन स्टेट्स भाई बाउंड्रीज तो क्लेम करते ही करते हैं, लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि बाउंड्रीज की बात हो गई कि भाई हम बस ये टेरिटरी वाले हैं, साथ में यूनिक कल्चर और शेयर्ड हिस्ट्री की बात करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर नेशन की भी बात कर रहे हैं, सिर्फ हम स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं। जितने भी डेमोक्रेटिक स्टेट्स होते हैं जहां डेमोक्रेसी फॉलो होती है, वो कोशिश करते हैं कि उनकी नेशनल आइडेंटिटी ऐसी बनकर आए जो इंक्लूसिव हो, जो सबको इंक्लूड करे। जैसे इंडिया ये नहीं बोलेगा कि हमारी तो एक ऐसा नेशन है जहां पर हम अमीरों का बहुत करते हैं, गरीब का नहीं करते। हम चाहेंगे हम हर धर्म, हर कास्ट, रिच पुअर कोई भी हो, हम सबको इंक्लूड करें, हम इंक्लूसिव होने की कोशिश करते हैं, है ना। इससे होता ही है कि जितने भी सिटीजन हैं, जितने भी कंट्री के लोग हैं, वो नेशन से खुद को आइडेंटिफाई कर पाए। अगर हम बोलेंगे कि इंडिया सिर्फ अमीरों का है तो गरीब लोग इंडिया से रिलेट नहीं कर पाएंगे। हम बोलेंगे इंडिया सिर्फ गरीबों का है तो अमीर लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे। हमको सबको लेकर चलना है, हर रिलीजन, हर लैंग्वेज बोलने वाले को सबको लेकर साथ में चलना है। लेकिन जब इस चीज को हम प्रैक्टिस में लेकर आते हैं ना, तो ये चीजें इतनी आसान नहीं होती है। ज्यादातर कंट्रीज जो अपनी आइडेंटिटी बनाती हैं, अपने नेशन की आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करती हैं, वो कुछ लोगों के लिए आसान रहती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो आसान नहीं रहती, उनके लिए वो डिफिकल्ट हो जाती है। तो इससे फिर ये प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं कि किसको सिटीजनशिप देना है, किसको नहीं देना है, और अगर किसी को दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं। कंफ्यूजिंग लग रहा है अगर आपको, तो एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। यहां पर हम फ्रांस के एग्जाम्पल की बात करते हैं। फ्रांस बोलता है कि हम सेकुलर हैं, हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं, इंक्लूसिव है मतलब सबको इंक्लूड करते हैं, है ना। ये अपने सिटीजन से उम्मीद करता है, इसकी एक्सपेक्टेशन है कि जो हमारा नेशनल कल्चर है, इनका नेशनल कल्चर क्या है कि हम सेकुलर हैं और हम इंक्लूसिव हैं, आप इसका पार्ट बन जाओ। ये बोलता है कि आपके जो खुद के बिलीफ्स हैं उन्हें आप प्राइवेट बिलीफ्स को फॉलो करो, हमको इतना नहीं है। लेकिन जब आप पब्लिक लाइफ में आते हैं, जब आप लोगों के बीच में आते हैं, आप कंट्री में कुछ कर रहे हैं, तो आप नेशनल जो हमारी आइडेंटिटी है उससे जुड़ने की कोशिश करिए, एसिमिलेट करिए, उसे एब्जॉर्ब करने की कोशिश करिए। मतलब आप भी बाहर ये बोलिए कि हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, सबको इंक्लूड करते हैं, हम सेकुलर हैं, भले ही आपके प्राइवेट बिलीफ्स फिर कुछ भी हो। अब ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब इसको हम फॉलो करते हैं तो प्रॉब्लम आती है। जैसे सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी तो तभी निकलती है जब आप ये बोलते हो कि पब्लिक क्या और प्राइवेट क्या है। आपने ये तो बोल दिया कि आप अपने प्राइवेट बिलीफ्स रख सकते हो, लेकिन क्या प्राइवेट होता है और क्या पब्लिक होता है। जैसे एग्जांपल यहां पर दिया हुआ है, जैसे कुछ स्कूल्स हैं, हम फ्रांस की बात कर रहे हैं, जिन्होंने बोल दिया कि स्कूल में सिख लोग अपना टर्बन पहन के नहीं आ सकते, आप नहीं पहन सकते, है ना। जो मुस्लिम गर्ल्स है वो हेड स्कार्फ नहीं पहन सकती। क्यों नहीं पहन सकती? क्योंकि इनका कहना है कि हम भाई जब पब्लिक स्पेयर की बात करते हैं, हम स्कूल पब्लिक है, प्राइवेट तो है नहीं कि भाई एक किसी का है, वो तो पूरे लोगों के लिए है, तो एक पब्लिक स्पेयर हो गया। तो यहां पर हम आपके प्राइवेट बिलीव्स की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, यहां पर आपको सबके जैसा रहना पड़ेगा। तो इनके लिए जो पब्लिक आइडेंटिटी है, जो फ्रांस की मेन आइडेंटिटी है, उसको बनाना मुश्किल हो गया, क्योंकि एक सिख को अपना टर्बन उतारना पड़ेगा, एक मुस्लिम को अपने स्कार्फ का कुछ करना पड़ेगा। लेकिन वो रिलीजन वाले लोग जहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सारे रिलीजन है जो टर्बन नहीं पहनते, मे बी वो स्कार्फ नहीं पहनते, तो उनके लिए ये फॉलो करना मुश्किल नहीं है। तो हम कोशिश तो करते हैं इंक्लूसिव बनाने की, सेकुलर बनाने की, लेकिन ये कुछ लोगों के लिए आसान हो जाता है और कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें डिफरेंशिएट करना आसान नहीं है कि कहां पर हम प्राइवेट फॉलो कर सकते हैं और कहां पर हमें पब्लिक आइडेंटिटी के साथ जुड़ना पड़ेगा। देखो, प्राइवेट पब्लिक का मतलब लड़ाई नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आप बाहर आके बोल रहे हो कि मैं तो सेकुलर हूं और अंदर आप बोल रहे हो कि नहीं मैं तो सिर्फ अपने रिलीजन को मानता हूं, वो बात नहीं हो रही है। बात ये हो रही है कि हम सेकुलर हैं, तो जैसे इंडिया में मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गुरुद्वारा भी है, सब है, हम सेकुलर हैं, हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन हम क्या बोलते हैं कि आप अपने इन धर्म के ऊपर ये भी मान के चलिए कि हम भारतवासी सब एक हैं। बस उसी की यहाँ पर बात करी जा रही है, इतना कोई कंफ्यूजिंग ये टॉपिक ही नहीं है, बहुत सिंपल सा है।
है ना। इनसे बोल दिया जाता है भाई ये रिलीजियस सिंबल है, तो इन्हें पब्लिक स्फीयर में आप नहीं ला सकते, स्टेट एजुकेशन में नहीं ला सकते। इसलिए असिमिलेशन, किसी भी आइडेंटिटी में एब्जॉर्ब होना कुछ लोगों के लिए आसान होता है और कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। अब सिटीजनशिप का क्राइटेरिया क्या होता है, किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी? तो भाई पूरे ग्लोब में ये क्राइटेरिया अलग अलग है, हर कंट्री का अपना अपना रहता है। जैसे कुछ कंट्रीज जैसे इसराइल हो गई, जर्मनी हो गई, इन लोग पर्टिकुलर रिलीजन और एथनिक, एथनिक मतलब आपका जो पुराना समय से चलता हुआ रहा कल्चर है, आपका सेम एक ट्रेडिशन है, उसके ग्रुप वाले लोग, उनको वो प्रेफर करते हैं कि भाई इनको हम देंगे, इन्हें हम आसानी से दे देंगे, है ना। जर्मनी में तो अभी भी ये डिबेट चल रहा है कि जो लॉन्ग टर्म टर्किश वर्कर्स हैं, जो यहाँ पर पैदा हुए इनके बच्चे, बहुत सारे टर्किश वर्कर्स हैं जो यहाँ पे काम करते हैं, वहीं पर उनके बच्चे पैदा हुए, तो उनको ऑटोमेटिक सिटीजनशिप देना भी चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो इस पे भी डिबेट चल रही है। इंडिया इंक्लूसिव है भाई, इंडिया में हम बहुत इंक्लूसिव मॉडल अपनाते हैं। इंडिया सेकुलर है, डेमोक्रेटिक नेशन स्टेट है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना ही इस चीज को लेकर है कि इंडिया में जो जितनी डाइवर्सिटी है हमें उसे अकोमोडेट करना है। इतने रीजन है, इतने रिलीजन है, इतने कल्चर है, इतनी लैंग्वेजेस है ना। 1947 में इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, पाकिस्तान बन गया, आप 12th में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे पार्टीशन। उसके बाद भी इंडिया बोलता है कि हम भाई इंक्लूसिव है, हम सबको लेकर आगे बढ़ेंगे। तो हर एक कंट्री का तरीका अलग हो सकता है। आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे ना कि यूएसए की सिटीजनशिप कैसे मिलती है, जापान की कैसे मिलती है, तो सबका अलग अलग क्राइटेरिया निकल कर आएगा। पूरी दुनिया भर का कोई एक क्राइटेरिया नहीं है। कुछ कंट्रीज तो ऐसी हैं जो सिर्फ पर्टिकुलर रिलीजन वालों को ही देती हैं कि आप इस रिलीजन के हैं तभी आपको हम सिटीजनशिप देंगे वरना नहीं देंगे। तो ऐसे अलग अलग दुनिया में अलग अलग चीजें देखने को मिलती हैं। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है भाई वो हमेशा कोशिश करता है कि हम पूरी इक्वालिटी दें, भले ही कितने भी डाइवर्स ग्रुप क्यों ना हो। इंडिया में एसटी भी है, एससी भी है, रिमोट कम्युनिटीज हैं दूर दूर जिनका इतना कोई कनेक्शन नहीं है, ट्राइबल पॉपुलेशन इंडिया में ऐसी है। आप अंडमान निकोबार आइलैंड चले जाइए, वहां पर कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली इंडिया से रिलेट नहीं कर पाते, बट इंडिया बोलता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि हमें सबकी रिस्पेक्ट करना है ना। हमें माइनॉरिटी रिलीजियस ग्रुप्स को भी प्रोटेक्ट करना है, लिंग्विस्टिक मतलब भाषा, भाषाई राइट्स को भी प्रोटेक्ट करना है। इंडिया में ऐसा नहीं है कि आप इंडिया में हो तो आप यही लैंग्वेज बोलोगे, इतनी सारी लैंग्वेजेस से हम बोल सकते हैं। तो इंडिया सबको देखकर चलता है। हमारे दिल्ली में रिपब्लिक डे की परेड होती है, आप टीवी में देखते होंगे, दिल्ली में तो हो सकता है आपने जाकर देखी हो। तो यहाँ पर भी हम पूरा अटेम्प्ट करते हैं, आपने देखा है ना, अलग अलग स्टेट की झांकियां वगैरह बनती हैं, वो आती हैं, हर कोई अपने स्टेट का बेस्ट प्रेजेंट करता है। तो ये इंडिया के कुछ तरीके हैं जिससे हम अलग अलग रिलीजन, कल्चर, रीजन के लोगों को एक करने की कोशिश करते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, वहां पर सिटीजनशिप का जो प्रोविजन है, जहां पर बात करी गई है कि इंडिया में सिटीजनशिप कैसे होगी, क्या होगा, वो हमें देखने को मिलता है पार्ट 2 में। और इसके बाद जो पार्लियामेंट ने इसके बाद जो लॉज वगैरह पास करे थे वो भी हमें वहीं पर देखने को मिलते हैं। सिटीजनशिप भाई या तो बर्थ से मिल सकता है, डिसेंट, अगर आपके माता पिता इंडियन है तो आप भी इंडियन हो जाएंगे, है ना। रजिस्ट्रेशन, आप रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा सकते हैं, इसके भी पूरे लॉज वगैरह रहते हैं, क्राइटेरिया रहता है। नेचुरलाइजेशन, अब आप बहुत समय से किसी एक कंट्री में रह रहे हैं, यहाँ पर हम सबकी बात कर रहे हैं, आप बहुत समय से एक कंट्री में रहते हैं तो उसके बाद भी आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसमें भी रूल्स रहते हैं, बट रहता है कि जैसे आप 40 साल से 50 साल से रह रहे हैं, 20 साल से रह रहे हैं, तो आप शायद फिर अप्लाई कर पाए, हर कंट्री इनको फॉलो करती है। इंक्लूजन ऑफ टेरिटरी, कोई नई टेरिटरी किसी कंट्री का पार्ट बन गई तो वहां के लोग भी उस कंट्री के हो जाते हैं। तो ऐसे अलग अलग तरीके से आप सिटीजनशिप किसी भी कंट्री की ले सकते हैं, बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन और इंक्लूजन। डिस्क्रिमिनेशन जो होता है भाई वो रिलीजन के बेसिस में होता है, रेस के बेसिस में होता है, कास्ट, सेक्स, बर्थ प्लेसेस। तो अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में तो फॉरबिडन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा है कि इस चीज को हम अलाउ नहीं कर सकते, ये चीज सही नहीं है। इंडिया ने बता दिया आप सिटीजनशिप कैसे ले सकते हैं और क्या सही नहीं है, हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो जो इंडिया का भाई एक्सपीरियंस है ना डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप का, ये एक बहुत ही कंटिन्यूअस प्रोजेक्ट है, एक दिन में खत्म नहीं होने वाला, ये चलता रहेगा चलता रहेगा। भाई बहुत सारी चीजें हैं जो एक कंट्री में आती हैं, तो सिटीजनशिप को भी आप यही मानिए कि एक आइडिया है, एक तरीका है जिंदगी जीने का, जिसको हमें अचीव करते रहना है, जिसको हमें सीख करते रहना है, उसके पीछे हमें भागते रहना है, तभी हम एक अच्छी सोसाइटी बना पाएंगे। जैसे जैसे सोसाइटीज इवॉल्व करती हैं वैसे वैसे नए इशू आते हैं। जैसे भाई हमने विमेन की बात करी, हमने मार्जिनलाइज्ड ग्रुप की बात करी, हमने ट्राइबल पॉपुलेशन की बात करी, तो नए नए चैलेंजेस आते रहते हैं। और डेमोक्रेसी में ये चीज अच्छी भी होती है, लेकिन याद रखिए जितनी भी डिमांड्स हैं
इन्हें हमें नेगोशिएशन करके एड्रेस करना है, बातचीत करके करना है, लड़ाई झगड़ा हमें नहीं करना है। इसके बाद यूनिवर्सल सिटीजनशिप, ये हमारा नया टॉपिक आता है, इसको हम देखते हैं। जो डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप की थ्योरी है, ये बोलती है कि इसे यूनिवर्सल रहना चाहिए। यूनिवर्सल मतलब क्या होता है? इसमें बोला जा रहा है कि सबके लिए इक्वल रहे, कोई भेदभाव ना हो, हर किसी को अगर आप मेंबरशिप दे रहे हैं तो वो पूरी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों के साथ आपने भेदभाव कर दिया है, किसी को देने से मना कर दिया। तो डेमोक्रेसी एक बहुत अलग नजरिए से दुनिया को देखता है। लेकिन चीजें इतनी आसान नहीं होती है, देखना और करने में जमीन आसमान का अंतर होता है। जो स्टेट्स मतलब जो कंट्रीज होती हैं, वो क्राइटेरिया बनाती हैं कि किसको देना है किसको नहीं देना है, और वो एंट्री भी रोकती हैं। ऐसा नहीं है कि हर किसी को एंट्री दे देंगे, अभी आगे देखते हैं तो समझ में आएगा। सबसे पहले तो यही स्टेटलेसनेस की प्रॉब्लम आती है। भाई बहुत सारे लोग हैं जो वॉर वॉर के कारण डिस्प्लेस हो जाते हैं। परसिक्यूशन मतलब क्या होता है? लंबे समय तक किसी को परेशान करना, है ना, प्रताड़ित करना। फिर फेमाइन, ड्रॉट आ गया, सूखा पड़ा हुआ है, क्रॉप फेल हो गया, किसी बीमारी से पूरे क्रॉप्स खराब हो गए, कुछ भी हो सकता है। इस चक्कर में क्या होता है भाई, बहुत सारे लोगों को वो जगह छोड़ना पड़ता है। तो ऐसे में या तो वो रिफ्यूजी बन जाते हैं या फिर स्टेटलेस बन जाते हैं, कोई उनका घर नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। ऐसे लोगों को फिर कैंप्स में रहना पड़ता है, या इलीगल माइग्रेंट्स कहलाते हैं। ये तो इलीगल हो मतलब आप डायरेक्टली नहीं आए हो, इलीगल तरीके से आए हो। तो ऐसे लोगों को ना कोई भी इज्जत भी नहीं मिलती और कोई भी पॉलिसीज का प्रॉफिट भी नहीं होता है ना। इन लोग लीगली वर्क नहीं कर सकते, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, बहुत बुरी कंडीशन में रहते हैं। यूनाइटेड नेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस में पूरा एक चैप्टर है। उसके बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, उसमें से एक ऑर्गन है हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। तो ये जो रिफ्यूजीज लोग होते हैं ना, जो बेचारे को अपना घर वगैरह छोड़ना पड़ता है, उनकी ही बात करी जाती है, उन्हीं के लिए काम किया जाता है। तो इनकी सिचुएशन अच्छी नहीं है। अब देखो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनकी सिचुएशन अच्छी नहीं है, स्टेट्स के सामने भी दिक्कत रहती है। स्टेट को पॉलिटिकल और ह्यूमैनिटेरियन मतलब मानवता पर भी दिक्कत आती है, पॉलिटिक्स में भी दिक्कत आती है। मानवता तो आपसे यही बोलेगी ना कि यार जो भी परेशान है आप उसको एक्सेप्ट करो, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि भाई आप कितने लोगों को एब्जॉर्व करोगे। जैसे जब इंडिया का बांग्लादेश से प्रॉब्लम चल रहा था, तो बांग्लादेश से बहुत सारे मतलब उस समय बांग्लादेश था नहीं, आप 12th में पढ़ेंगे। एक ईस्ट पाकिस्तान होता था, एक वेस्ट पाकिस्तान होता था, और बाद में वेस्ट पाकिस्तानी बांग्लादेश बना। तो वेस्ट पाकिस्तान में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, तो बहुत सारे लोग इंडिया में आ गए थे। तब इंडिया हर किसी को तो नहीं अपना सकता ना, ऐसा नहीं है कि लाखों लोग आ गए तो लाखों लोगों को हमने अपना लिया। तो ये बहुत प्रॉब्लम रहती है। कंट्रीज देखो, ज्यादातर तो भाई उन लोगों को एक्सेप्ट करती है जो परसिक्यूशन मतलब लॉन्ग टाइम प्रताड़ित होके वहां से आ रहे हैं। इसका एग्जांपल आता है, ये भी आप 12th में पढ़ेंगे, क्या आता है? दलाई लामा। भाई तिब्बत चाइना में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी। तिब्बत के दलाई लामा और उनके बहुत सारे लोग इंडिया आ गए थे ना, उनके फॉलोवर्स 1959 में इंडिया ने इनको शरण दे दी थी। आज भी अगर आप हिमाचल प्रदेश जाएंगे तो वहां बहुत तिब्बत पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी। दलाई लामा आपको आज इंडिया में देखने को मिलेंगे, है ना। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, जिसके बाद ये सारी चीजें हो रही थी, तो इंडिया ने एक्सेप्ट किया। तो कंट्री ये परसिक्यूशन वाली प्रॉब्लम वालों को तो एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन हर किसी को तो नहीं कर सकती ना। बहुत सारे ऐसे माइग्रेंट्स थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अपना छोड़ के इंडिया की बॉर्डर्स पर रहे, लेकिन सालों तक वो स्टेटलेस रहे। मतलब इंडिया में उनको सिटीजनशिप वगैरह नहीं मिली थी, अब एकदम सबको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो भाई जब ऐसी सिचुएशन आती है ना, जब स्टेटलेसनेस आती है, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रिफ्यूजी बन के रहते हैं या फिर उनके पास कोई सिटीजनशिप नहीं होती, तो ये चीज डायरेक्टली डेमोक्रेसी को चैलेंज करती है। कोई डेमोक्रेसी बोलता है यूनिवर्सल होना चाहिए, हर किसी को हमें राइट देना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन ये चीज एकदम इसके अगेंस्ट में चली जाती है। तो हर चीज यार इतनी आसान नहीं होती है। इसके बाद ग्लोबल सिटीजनशिप, इस चीज को तो यार कोई डिनाई ही नहीं कर सकता कि अब हम बहुत इंटरकनेक्टेड हो गए हैं। आप इंटरनेट यूज करते हैं, पूरी दुनिया में कुछ भी हो रहा है आपको पता चल जाता है। तो बहुत ही वर्ल्ड जो हमारा है वो इंटरकनेक्टेड है। न्यू कम्युनिकेशन के तरीके आ गए, इंटरनेट, टीवी, तो पूरा ग्लोबल कांटेक्ट ना बहुत आसानी से हो जाता है। पूरी दुनिया में कोई भी अच्छी चीज हो रही है, कोई भी डिजास्टर वॉर हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, हमको पता चल जाता है। सिर्फ पता नहीं चलता, हमारी सिंपैथी भी वहां पर आ जाती है, हमें बुरा लगता है। ऐसा नहीं है कि किसी दूसरी कंट्री में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगी, उसको चोट लगेगी तो हमको बुरा नहीं लगेगा। वहां बॉम्ब गिरेगा, बहुत सारे बच्चे घायल होंगे, इस दुनिया से जाएंगे तो हमको भी बुरा लगेगा। तो इससे क्या होता है, एक दुनिया में ना एक यूनिटी कहीं ना कहीं आ रही है। हम आपस में दुख दर्द बांटने लगे, लिखा हुआ है शेयर्ड सिंपैथीज, है ना। तो यहां पर एक आर्ग्यूमेंट निकल कर आता है ग्लोबल सिटीजनशिप का, कि पूरे वर्ल्ड लेवल की हम बात कर रहे हैं। जो इसको सपोर्ट करते हैं उनका कहना है
कि भाई ग्लोबल सोसाइटी धीरे धीरे बन रही है, हम सब धीरे धीरे एक हो रहे हैं, है ना। हम देखते हैं कि भाई अगर कुछ भी पूरे दुनिया में होता है तो लोग मदद करते हैं। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर आता है 2004 का एशियन सुनामी, हमारे एशिया में जो सुनामी वगैरह आया था, पूरी दुनिया ने मदद करी थी। अरे इसको भूल जाइए, अभी कोविड आया, पूरी दुनिया ने मिलकर काम किया कि नहीं किया। तो ये वही बोलते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना ग्लोबल सिटीजनशिप का, कि पूरे दुनिया को एक उसमें देखना चाहिए, एक तरीके से बात करना चाहिए, इसको और स्ट्रॉन्ग करने की हमें कोशिश करना चाहिए, क्योंकि लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, एक कंट्रीज दूसरे कंट्रीज की मदद करती हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक इसी के नीचे टॉपिक आता है, लिमिटेशंस ऑफ नेशनल सिटीजनशिप, बहुत इसी से मिलता जुलता है। आप बोलते हो मेरी कंट्री, मेरा कंट्री, मेरा कंट्री, लेकिन एक अकेला कंट्री कुछ भी नहीं कर सकता। क्या कोविड में इंडिया ने अकेले कुछ भी कर लिया, चाइना ने अकेले कुछ भी कर लिया, यूएसए ने कुछ भी कर लिया? नहीं, सबको साथ आना पड़ा। आज के समय बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। पेंडेमिक हो गया, जैसे हमने देखा हुआ ना, हमारा कोविड के एग्जांपल ले लीजिए, अलग अलग बीमारी आती है, एपिडेमिक आता है, पेंडेमिक आता है, टेररिज्म हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हो गया। इन सब से डील करने के लिए हम सबको साथ में आना पड़ता है, कोई अकेले कुछ भी नहीं कर सकता। तो जो स्टेट इंडिविजुअल राइट गारंटी करता है ना, ये अकेला सफिशिएंट नहीं है, आपको ग्लोबल लेवल पर भी कुछ ना कुछ तो देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने इंडिविजुअल राइट्स दे दिए और उसी से काम हो गया, प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। अच्छा, बेनिफिट क्या होता है? देखो, ग्लोबल सिटीजनशिप से क्या होता है, आप कोऑपरेशन वगैरह बढ़ा सकते हो, कोऑपरेटिव एक्शन साथ में आकर कर सकते हो। कोई भी अगर क्रॉस नेशनल, मतलब जो एक कंट्री से ज्यादा कंट्री की प्रॉब्लम है, उनसे मिलकर डील कर सकते हो, जैसे कि टेररिज्म, तो आतंकवादियों वगैरह से डील करना है तो ये चीजें आप कर सकते हो। फिर जैसे जो माइग्रेंट्स हैं, बेचारे स्टेटलेस पीपल है, उनका क्या करना है, उनके लिए भी शायद हम कोई सोल्यूशन निकाल पाएंगे, है ना। हम उनको बेसिक राइट्स दे पाएंगे, उनकी लोकेशन चाहे कोई भी हो, हम उनको भी प्रोटेक्शन वगैरह प्रोवाइड कर पाएंगे। तो देखिए, एक नेशनल सिटीजनशिप वो भी फुल एकदम कंप्लीट बहुत वाइटल है ना। लेकिन साथ में जो ग्लोबल सिटीजनशिप का आइडिया है, इसको हम दबा नहीं सकते, इसे भी हमें स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया को एक करने का काम करता है, इसको सप्लीमेंट ये करता है, ये हमें बताता है कि दुनिया इंटरकनेक्टेड है और हमें भाई अक्रॉस बॉर्डर्स, अलग अलग नेशन को मिलकर साथ में काम करना चाहिए। यहां पर एक बहुत ही फेमस लाइन निकल के आती है कि सिटीजनशिप कोई स्पेक्टेटर स्पोर्ट नहीं है कि आप बढ़िया बैठ के देख रहे हो, एक गेम चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करने वाली चीज है, जहां पर आपको अपने नेशन, अपनी कम्युनिटी में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। सिर्फ ये बोलने से काम नहीं चलेगा कि आई एम एन इंडियन, आपको इंडियन होने का फर्ज भी अदा करना पड़ेगा। और अब पूरी दुनिया इंटरकनेक्टेड हो रही है, तो आपको दुनिया के लिए भी कुछ अच्छा करने के बारे में सोचना चाहिए। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो आपको मेरे नोट्स भी पसंद आएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत ही फ्री क्लासिक नोट्स मिल जाएंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर धड़ाधड़ शेयर करिए, हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो के लिए इतना ही। ढेर सारा प्यार। साइनिंग ऑफ, गुरु भैया।